पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 12th फिजिक्स में बताया था कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं। उसके पहले हम लोग समझेंगे लंबार्धक। आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में लंबार्धक कितना सीखा होगा। एक बार हम देख लेते हैं लंबार्धक किसको बोलते हैं। मान लीजिए आपको एक रेखा दिया हुआ है ए बी, इसका लेंथ मान लीजिए कितना है 20 सेंटीमीटर है और बोलता है कि इसमें लंबार्धक खींचिए। तो आपने छोटी क्लासेस में क्या किया होगा, एक प्रकार लिया होगा, प्रकार का नोक रखा होगा ए बिंदु पर और प्रकार को आधे से अधिक फैलाया होगा और एक ऊपर और एक नीचे चाप खींचा होगा। फिर इसको उठाया होगा वहां से बिना हिलाए डुलाए और उसको बिंदु बी पर रखा होगा उसके नोक को और इस चाप को काट दिया होगा। उसके बाद दोनों कटान बिंदु को आपने मिलाया होगा। तो फिर उसके बाद नाप के देखा होगा तो पता चलता है कि ये जो रेखा है वो आधी आधी हो गई। इसलिए इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, लंबार्धक। अर्थात लंबार्धक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी अन्य रेखा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि लंबार्धक किसको कहते हैं। तो ये है लंबार्धक। लंबार्धक एक ऐसी रेखा होती है जो किसी अन्य रेखा को दो बराबर भागों में बांट देती है। क्योंकि जब मैं निरक्षीय स्थिति की परिभाषा बताऊंगा ये लंबार्धक शब्द आएगा, तो ये जानना जरूरी है। तो आइए लंबार्धक शब्द जान लिए। अब हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले समझेंगे निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं। यहां पर देखिएगा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी। ए पर हम मानते हैं क्या, प्लस क्यू आवेश स्थित है और बी पर मान लिया क्या, माइनस क्यू आवेश स्थित है। अब हमको समझना है कि निरक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। अब इसके लंबार्धक पर मैं एक बिंदु ले रहा हूं मैं। तो लंबार्धक याद है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जैसे कि मैंने यहां पर क्या करूंगा, ऐसे लंबार्धक खींचूंगा। तो लंबार्धक पर एक बिंदु लेते हैं और ये लंबार्धक कहां पर है उसको समझते हैं। फिर निरक्षीय स्थिति की परिभाषा। तो अक्षीय स्थिति की यदि परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा तो मैंने क्या बताया था, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इन दोनों की मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष बोलते हैं और इस द्विध्रुव अक्ष को हमने क्या किया था, बढ़ाया था। और इस बढ़ाए गए अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता था उस बिंदु को क्या बोलते थे हम लोग, अक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर कोई बिंदु इस अक्ष पर स्थित नहीं है और कहीं पर भी स्थित है तो उन बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति के जस्ट अपोजिट है। अगर कोई बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो उस बिंदु को हम क्या बोलते थे, अक्षीय स्थिति में। अगर इस रेखा पर यानी इस एक्सिस पर कोई वो बिंदु नहीं है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसकी स्थिति को क्या बोलने वाले हम लोग, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में होता कहाँ है, तो निरक्षीय स्थिति में कहां पर होता है, इस द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है। और मान लेते हैं इस लंबार्धक पर एक बिंदु P है। तो कैसे बोलेंगे, वह बिंदु जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह इस द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है। तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष में निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अगेन निरक्षीय स्थिति की परिभाषा बता दूं मैं, वह बिंदु जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह इस द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है। तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष में निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। ए पर है प्लस क्यू आवेश, बी पर है माइनस क्यू आवेश और इन दोनों वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितना लेते हैं अपन लोग, 2L। और इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे आपने मध्य बिंदु लिया तो ये भाग, ये जो चीज है वो दो भागों में डिवाइड हो गया, L और L में डिवाइड हो गया
वैसे इन दोनों के बीच की दूरी टोटल कितना लिया था अपन ने, 2L लिया था। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P को मिलाते हैं A से और इस बिंदु को P को मिला देते हैं क्या, B से। अब जैसे अक्षीय स्थिति में किया था वैसे निरक्षीय स्थिति में करेंगे। क्या किया था हमने, इस बिंदु पर इस प्लस आवेश का कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से इस बिंदु पर माइनस Q आवेश का कुछ इफेक्ट पड़ेगा। मतलब इस प्लस आवेश के कारण से बिंदु P पर कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो कितनी होगी वो देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 के, आवेश हो गया Q और बीच की दूरी हो जाएगी कितना, AP, बीच की दूरी का वर्ग। यहाँ पर K क्या है, हम मानते हैं ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो K परिविद्युतांक वाले किसी माध्यम में रखा हुआ है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। चूंकि हमारे पास जैसे प्लस आवेश है उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा, उसी प्रकार से माइनस Q आवेश है उसके कारण से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो दो अलग अलग कारणों से होगा। इस कारण से पहली स्थिति के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लेते हैं E1। इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम चीज रहेगा, यहां पर लेना पड़ेगा E2 1/4πε0 के, यहां पर हो जाएगा आवेश Q और AP का वर्ग, उसकी जगह क्या हो जाएगा, BP का वर्ग। रुकिए, यहां पर हमको दिशा दर्शानी पड़ती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसकी दिशा हो जाती है AP दिशा में हो जाती है और इसको हम लोग लेते क्या, E1 लेते हैं। तो यहां पर दिशा दर्शाना पड़ेगा, AP दिशा में रहेगा, AP दिशा, और इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से यहां पर दिशा हो जाता है BP, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E2 की हो जाएगी BP दिशा में, PB दिशा में, और ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा चित्र को नीचे कर देता हूं, पूरा वीडियो नहीं आ रहा बोल रहे हैं। ये B था, ये A था, प्लस Q आवेश था, माइनस Q आवेश था, O है, और ये डिस्टेंस R, ये दूरी L था, और यहाँ पर देखिएगा ये E1 है और ये लिया था हमने E2। अब आ रहा है, ठीक, ओके। अब देखते हैं हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता है, मान लीजिए अपने पास दो बल है, एक है F1 और दूसरा बल क्या है, F2 है, और यदि दोनों बलों का परिणामी बल कितना है, F है, तो परिणामी बल ज्ञात करने का सूत्र होता है √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पर मान लीजिए थीटा बन रहा है और यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो कुल मिलाकर के ले रहे थे हम लोग 2 थीटा। तो ये 12th के 3 साल पहले जो 12th का जो मैथ्स है उसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया हुआ है। मैं उसका छोटा सा भाग बता रहा हूँ। क्या बताया, मान लीजिए मैंने ये बताया कि मान लीजिए दो बल है F1 F2 और उन दोनों बलों का परिणामी बल क्या है, F है। तो परिणामी बल F का मान निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 2 थीटा। ये जो 2 थीटा है वो दोनों बलों के बीच का कोण होता है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर सूत्र आगे बढ़ेगा, आगे देखते हैं हम लोग। अब हमको क्या करना पड़ता है, जैसे E1 E2 का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको करना पड़ता है परिणामी तीव्रता। तो मान लेते हैं, माना परिणामी तीव्रता कितना है, यहां पर ले लेते हैं थोड़ा सा, माना
परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितना है मान लेते हैं ई है। अब देखिएगा मैंने बताया था कि किसी भी चीज का आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, परिणामी निकालना चाहते हैं तो अधिक में से कम को घटा दीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर इस प्लस क्यू आवेश का बिंदु पी पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कि इस माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार करते हैं। यहां पर देखेंगे ये जो बिंदु ए है और ये जो बिंदु बी है दोनों ही क्या है बिंदु पी से समान दूरी पर है। इसका मतलब इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो हमने निकाला किसके कारण से, प्लस क्यू आवेश के कारण से, और इसी बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई2 निकाला, उन दोनों का वैल्यू, उन दोनों की तीव्रता बराबर होगी क्योंकि इस बिंदु से इन दोनों की दूरी क्या है बराबर है। तो यहां पर E1 जो है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। ओके, इसलिए मैंने जगह छोड़ रखा था। अब मान लेते परिणामी तीव्रता कितना है, E है। तो परिणामी तीव्रता E है तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला कितना है कि हमने F लिया है तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग E। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ पर एंगल देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। परिणामी तीव्रता जैसे मैंने ले लिया E, तो ये दिखेगा ये लकीर के ऊपर में, ये भी लकीर के ऊपर में जो बनेगा वो संगत कोण के कारण से इस लाइन के नीचे में थीटा है, इस लाइन के नीचे थीटा बनेगा, ये भी संगत कोण है, तो थीटा और थीटा कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 2 थीटा। इसी कारण से फॉर्मूले में क्या आता है 2 थीटा आता है। अगेन जैसा कि मैंने अक्षीय स्थिति में बताया था आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। व्यंजक कितना भी बड़ा हो सकता है बट उसमें जो मेन रहता है उसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सब या तो मैथमेटिक्स रहेगा उसके बाद, या तो वो प्रोसेस जो रहेगा रिपीट मोड पे रहेगा। तो इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आप देखिए, उसके बाद वो फिर से सेम टू सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 आ गया है, सिर्फ डिस्टेंस बस आपका चेंज हुआ है, बाकी सारा का सारा चीज वैसे ही है। आगे देखते हैं। अब परिणामी तीव्रता में मैथ बस चलेगा इसमें, तो देखते बोलो ये लिखा E1 स्क्वायर E2 बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो, E1 लिख सकते हैं 2E1, E2 की जगह में फिर से लिख दिया क्या E1, ये रहा cos 2 थीटा। नेक्स्ट E1 स्क्वायर 2 E1 स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है 2 E1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर, और ये cos 2 थीटा वैसे ही लिखा हुआ है। अगेन दोनों में कॉमन देख सकते हैं आप, 2 E1 स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच जाएगा 1, ये निकल गया तो बच जाएगा आपके पास कितना cos 2 थीटा बच जाएगा। नेक्स्ट ये रहा 2 E1 स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा सा बाया वालों को भी मैथ्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर छोटा सा सूत्र है उसको याद रखेंगे, cos 2 थीटा का सूत्र है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 E1 स्क्वायर और 2 cos स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पर हमें इस चित्र की जरूरत पड़ेगी, इस लाइन को बस मिटा रहा हूं मैं, मुझे इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये रहा E, तो 2 दूनी हो जाएगा अपने पास कितना 4। इस चीज को याद रख लेते हैं पर लोग, मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि हमारे पास E1 बराबर फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर, एक फॉर्मूला आया था, इसको लिख के रख लेते हैं। ओके आगे देखते हैं। तो मैं बता रहा था 2 दूनी हो जाएगा 4, ये लिखा हुआ है E1 स्क्वायर, बाजू में लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा। हम इसको छोटा सा काम कर सकते हैं, वर्ग लगा दिया तो 4 हो जाएगा 2 का वर्ग, इसका वर्ग पहले ही बाहर निकाल दिया और इसका भी वर्ग हमने क्या किया बाहर निकाल दिया, तो वर्ग और वर्ग निकल जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 2E1 cos थीटा, ये है E का वैल्यू। अब हमने क्या करना है
E1 का वैल्यू रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए E1 का वैल्यू कितना है 2। E1 का वैल्यू आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन AP का वर्ग। बाजू में लिखा हुआ अपने पास कितना cos थीटा। अब उसके बाद आपको टारगेट करना है, इस cos थीटा पर टारगेट करना है और AP स्क्वायर पर। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 1। फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम देखेंगे cos थीटा। तो सबसे पहले ये देखिए थीटा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। तो आप या तो इस त्रिभुज पर cos थीटा का वैल्यू निकालिए या तो इस त्रिभुज पर cos थीटा का वैल्यू निकालिए। लेकिन cos थीटा का वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर AP के बारे में विचार कर लेते हैं। AP निकाल लेंगे। बट AP निकालने के लिए, यानी कि इस पोर्शन को निकालने के लिए आपको देखिएगा एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो हमको AP की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में हम क्या कर लेते हैं, AP का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए इस त्रिभुज में OPA में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज OPA में तो यहाँ पर चीजों को पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई मुझे AP का वैल्यू निकालना है। तो AP यानी कि ये वाले भाग का वैल्यू निकालना है। तो मैं कहाँ से निकालूंगा, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। उसके बाद आपको विचार करना पड़ेगा कि cos थीटा का वैल्यू कैसे निकालूंगा। तो इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, दोनों में से किसी एक त्रिभुज में cos थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए, बस आपका व्यंजक सॉल्व हो जाता है। तो त्रिभुज OPA में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का वर्ग AP का वर्ग, लंब का वर्ग OP का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग OA का वर्ग। OP का वैल्यू देखेंगे आपको मिलता है R² और OA का वैल्यू आपको मिलता है L, तो L²। तो उसके बाद ये है क्या, AP का वर्ग। तो ये जो AP का वर्ग है, इस पर जाकर के क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम में आप रखेंगे क्या, AP² का वैल्यू रखेंगे, या तो ये या फिर अपन इस रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास AP का वैल्यू आ गया है, क्या आ गया है, R² प्लस L²। इसके हमने कर लिया। अब हमको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं cos थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसी त्रिभुज में, त्रिभुज OPA में क्या करते हैं, cos थीटा का सूत्र लगते हैं। तो cos का सूत्र बोलता है आधार बटे कर्ण, अर्थात OA बटे क्या, AP। OA का मान कितना आपके पास, L, और AP है, तो AP का मान यहां से देख सकते हैं आप, √R² प्लस L²। ये आपके पास वैल्यू हो जाता है cos थीटा का। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आया है, उसमें cos थीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और उसके बाद हम लोग रख देंगे किसका, AP² का जो वैल्यू है वो रख देंगे। तो समीकरण 1 से E = ये रहा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फिर लिखा हुआ है Q, हमारे पास लिखा है AP²। तो AP का वैल्यू, AP² का वैल्यू कितना है, R² प्लस L²। बाजू में लिखा हुआ है क्या, cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू है L/√R² प्लस L²। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा ये Q लिखा, L के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2L। नीचे में देखिएगा, इसको अलग से समझ लेते हैं। ये रहा R² प्लस L²। इसका जो पावर है, घात है, कितना 1 है, और रूट ऑफ लिखा है R² प्लस L² रूट ऑफ। तो आपको पता होगा रूट ऑफ मतलब इसका जो पावर है, घात है, वो कितना हो जाता है, 1/2। अब ये जब दोनों के दोनों गुणा होंगे तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 धन 1/2। तो चीजों का आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो घात कितना हो जाएगा, ये 3/2। अर्थात इन दोनों को सॉल्व किया तो अपने पास आ गया R² प्लस L², पूरे की घात कितना, 3/2 आ गया। आगे आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर सूत्र होता है Q × 2L। अतः आपके पास इक्वेशन कैसा हो जाएगा, अब ये
1/4πε0 के Q × 12 उसके बराबर लिख सकते हैं अपन क्या, P। हमारे पास नीचे में लिखा हुआ है R² + L² पूरे की पावर है 3/2। ये है आपके पास निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने तो सूत्र न्यूटन प्रति कूलम्ब में। ये आपके पास आ गया है इक्वेशन नंबर, तो शायद पहले और जो दूसरा दिया था इक्वेशन नंबर 2 है, आप इसको 3 दे सकते हैं और ये क्या हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो इस प्रकार से आपने फाइनली निकाला कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। इसमें कुछ स्थितियां चलती है, अब हमें चित्र की जरूरत नहीं है। इसमें स्थितियां क्या चलती है, यदि वायु या निर्वात हो, यदि वायु या निर्वात हो माध्यम, तो उस स्थिति में के बराबर क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। समीकरण 4 में देखिएगा इस वैल्यू को रखते हैं समीकरण 4 से, तो आप पाएंगे कि E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। के का वैल्यू कितना आपके पास है, 1 है, तो 1 हट जाए वहां पर हो जाएगा, क्या आ जाएगा P/R² + L² पूरे की पावर 3/2। ये है नेक्स्ट इक्वेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए न्यूटन प्रति कूलम्ब, इसको नाम दे सकते हैं कितना, 5वां नंबर का इक्वेशन। नेक्स्ट इसी में क्या होता है कि ये जो L रहता है, आपको पता है L का मान जो रहता है R की तुलना में बहुत कम होता है, तो चूंकि L इज मोर लेस देन R, अतः हम क्या करते हैं, L की उपेक्षा कर देते हैं। अतः L की उपेक्षा करने पर अर्थात L बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, 0। तो इक्वेशन नंबर 4 से जाते हैं फिर से समीकरण 4 से, वो लिखा है 1/4πε0 K, ये देखिए, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है P, फिर नीचे लिखा हुआ है क्या, R² + L² पूरे की पावर 3/2। क्योंकि हमने L को निगलेक्ट कर दिया, 0 ले लिया, तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ R² और पूरे की पावर कितना है, 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 K, ये हो गया P, उसकी पावर कितना हो गया, 3। यहाँ पर एक और नया इक्वेशन आ गया है न्यूटन प्रति कूलम्ब में, नाम दे सकते हैं आप 6। फिर से इसी में कंडीशन निकाल सकते हैं वायु या निर्वात के लिए। वायु या जब वायु या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात हो तो के बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 1। हम समीकरण 6 का सहारा लेते हैं, समीकरण 6 से, तो यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0, के का वैल्यू हो जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा P/R3 और ये आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब में। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। तो ये जो कुछ इक्वेशन जो लास्ट में आया, हमने जो ब्लॉक में रखा हुआ है, ये सारे के सारे अलग अलग कंडीशन में न्यूमेरिकल बनाने के काम आते हैं और ये अलग अलग कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं और निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो और जब भी मैंने बोला कि चीजें जब बहुत बड़ी रहती हैं तो आप छोटा सा ट्रिक बना लीजिए। जैसे कि आप ट्रिक बना सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालना है, फिर हमको क्या करना है, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। ये जो बात है अक्षीय स्थिति में भी होता था, निरक्षीय स्थिति में होता था, बदलाव आता था। अक्षीय स्थिति हम निकालते थे E1 - E2 निकालते थे और निरक्षीय स्थिति में हमने फॉर्मूला यूज किया था √E1² + E2² + 2E1 E2 cos 2θ का फॉर्मूला यूज किया था। यहीं से बस डिफरेंस आना चालू हो जाता है। ये डिफरेंस को याद रखेंगे। उसके बाद दोनों में ही क्या करते थे, मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन करते थे। यहाँ पर भी हम मैथ्स का सिंपल कैलकुलेशन करते थे और फिर अलग अलग 4 स्थितियों में हम क्या करते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु फॉर्मूला लेकर के आते थे। तो इसी प्रकार से बड़े बड़े फॉर्मूले के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बना करके रखेंगे, जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सब समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सकेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।